हेलो बच्चों, स्वागत है आज की इस सुपर एनर्जेटिक क्लास में। मुझे पता है आप लोग बहुत एक्साइटेड हो। तो देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपकी इस क्लास 9th साइंस की किताब में ना कुल 12 यानी टोटल 12 चैप्टर्स हैं। हाँ, टोटल 12 चैप्टर्स हैं और हमने पहले 3 तो कवर कर ही लिए हैं। बिल्कुल। तो आज हम अपना करंट चैप्टर शुरू कर रहे हैं, यानी कि चैप्टर 4, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, या हिंदी में कहें तो परमाणु की संरचना। और इस पर आज हमारा एकदम विस्तृत विश्लेषण या डीप डिस्कशन होने वाला है। सही बात है। और बच्चों एक स्पेशल बात बता दूं आज की क्लास के बारे में। ये क्लास ना बिल्कुल आपको एक पेड बैच जैसी फीलिंग देगी। अरे वाह, पेड बैच वाली फीलिंग। हाँ, मतलब अगर आप लोग आगे चलकर नीट और जेई जैसे एग्जाम्स की तैयारी करने वाले हो ना, तो आज के इस चैप्टर से आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ये तो बहुत ही बढ़िया बात बोली आपने। तो चलिए अपना डीप डाइव मिशन शुरू करते हैं। बच्चों, अगर आपको चैप्टर 3 याद हो तो वहां डॉल्टन ने एक बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि एटम जो है वो इनडिविजिबल है, यानी अविभाज्य है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन सोचिए, क्या सच में ऐसा है? क्या यूनिवर्स का सबसे छोटा हिस्सा सच में इंडिविजिबल है, या इसके अंदर भी कोई छोटी चीजें छुपी हुई हैं? और बस यही आज की हमारी गहरी चर्चा का मिशन है। तो बच्चों देखो, अपनी किताब के पेज 38 पर आओ। पेज 38 पर सब टॉपिक 4.1 है ना, उसमें ये लिखा है, मैं एग्जैक्टली रीड कर रहा हूँ। हाँ, ध्यान से सुनना बच्चों। One of the first indications that atoms are not indivisible comes from studying static electricity and the condition under which electricity is conducted by different substances. देखो, इसका मतलब क्या है? इस कॉन्सेप्ट को ना हम किताब के ही एक्टिविटी 4.1 के एग्जाम्पल से ही समझते हैं। आप सबने बचपन में वो मैजिक ट्रिक तो की ही होगी ना? कौन सी वाली? वो स्केल या कंघी वाली? हाँ, बिल्कुल वही। जब हम सूखे बालों में यानी ड्राई हेयर में कंघी करते हैं और फिर उस कंघी को पेपर के छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं, तो क्या होता है? वो टुकड़े कंघी की तरफ चिपकने लगते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। एग्जैक्टली। तो अब सवाल ये उठता है कि ये चार्ज अचानक कहाँ से आया? अगर एटम इनडिविजिबल होता, एक ठोस गोला होता जो टूट नहीं सकता, तो ये करंट या आवेश कहाँ से पैदा हुआ? अच्छा, मतलब इसका सीधा सा अर्थ ये निकला कि एटम टूट सकता है, एटम डिविजिबल है, और इसमें आवेशित कण यानी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा। और इसी दिशा में काम करते हुए ना 1900 तक जे थॉमसन ने एक पार्टिकल की खोज की। उन्होंने इलेक्ट्रॉन को ढूंढ निकाला, जिसे हम E- लिखते हैं। ओ, E-, मतलब इसका चार्ज -1 होता है ना? हाँ, और इसकी एक और खासियत थी। इस इलेक्ट्रॉन का मास यानी द्रव्यमान नेग्लिजिबल होता है, एकदम ना के बराबर। लेकिन एक मजेदार बात बताऊं? हाँ हाँ, बताइए। थॉमसन के इलेक्ट्रॉन ढूंढने से काफी पहले 1886 में ही गोल्डस्टीन ने एक गैस डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने कुछ पॉजिटिवली चार्ज्ड रेडिएशंस खोजी थीं। वेट, अच्छा, उन्होंने क्या नाम दिया था उन रेडिएशंस को? उन्होंने इन्हें कैनाल रेज कहा था, और इन्हीं कैनाल रेज से बाद में एक दूसरे सब एटॉमिक पार्टिकल का पता चला, जिसे हम प्रोटॉन या P+ कहते हैं। अरे वाह, तो इलेक्ट्रॉन माइनस और प्रोटॉन प्लस, पर इनके मास में कितना फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। प्रोटॉन का मास ना इलेक्ट्रॉन के मास से लगभग 2000 गुना ज्यादा होता है, यानी अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स हेवियर। बाप रे, 2000 गुना ज्यादा। तो बच्चों, अब तक हमने समझा कि एटम के अंदर प्लस और माइनस दोनों बैठे हैं। अब पेज 39 पर आते हैं। बच्चों देखो, पेज 39 पर टॉपिक 4.2 है, द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो यहाँ आकर ना एक नया सवाल खड़ा हो गया था साइंटिस्ट के सामने। हाँ, मेरा भी यही सवाल है कि ये प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर आखिर अरेंज कैसे होते हैं? क्या ये ऐसी हवा में घूम रहे हैं बेतरतीब तरीके से? यही तो रहस्य था। और क्योंकि थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन खोजा था, तो सबसे पहला मॉडल भी उन्हीं ने पेश किया। उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालॉजी दी, क्रिसमस पुडिंग या तरबूज की एनालॉजी। हाँ, वाटरमेलन मॉडल। मैं बुक से पढ़ता हूँ, इंग्लिश टेक्स्ट एग्जैक्ट यही लिखा है, द इलेक्ट्रॉन्स इन अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज वर लाइक करंट्स, ड्राई फ्रूट्स इन अ स्फेरिकल क्रिसमस पुडिंग। हाँ, या इसको तरबूज से समझो। तरबूज का जो लाल वाला हिस्सा होता है ना, जिसे हम खाते हैं, उसको मान लो कि वो पूरा पॉजिटिव चार्ज है, जो गोल आकार में फैला हुआ है। अच्छा, और जो काले बीज होते हैं तरबूज के अंदर? वो बीज या सीड्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो उस पॉजिटिव लाल हिस्से में जगह जगह धसे हुए हैं।
देखने में काफी लॉजिकल लगता था उस जमाने में। सुनने में तो काफी आसान है, पूरा गोला प्लस बीज माइनस और दोनों मिलाकर एटम न्यूट्रल हो गया। पर क्या ये थ्योरी आगे चल के सही साबित हुई? बिल्कुल नहीं। थॉमसन का ये मॉडल ना बाकी साइंटिस्ट के जो नए एक्सपेरिमेंट्स थे उनको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया। इसलिए पेज 39 और 40 पर आपको अर्नेस्ट रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट मिलेगा। ओ, रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये तो साइंस का बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है। उन्होंने क्या किया था इसमें? उन्होंने एक सोने की बहुत पतली पन्नी यानी थिन गोल्ड फॉइल ली। ये फॉइल इतनी पतली थी कि इसमें मुश्किल से 1000 एटम्स की मोटाई थी, और इस फॉइल पर उन्होंने फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स की बारिश करवा दी। एक सेकंड, ये अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? ये डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस होते हैं। इनमें काफी एनर्जी होती है और ये भारी होते हैं। रदरफोर्ड ने सोचा था कि ये भारी पार्टिकल्स उस पतली फॉइल को आसानी से पार कर लेंगे, क्योंकि उन्हें लगता था थॉमसन का मॉडल सही है। लेकिन रिजल्ट तो कुछ और ही आया ना। देखो, मैं बुक के पेज 40 से ये हिस्सा एग्जैक्टली पढ़ता हूँ, बच्चों ध्यान से सुनना। This result was almost as incredible as if you fire a 15-inch shell at a piece of tissue paper and it comes back and hits you. सही में ये उतना ही असंभव था। मतलब सोचो कि टिश्यू पेपर पर कैनन बॉल मारी और वो वापस तुम्हारे ही मुंह पर आकर लग गई। ऐसा क्या देख लिया था उन्होंने? 3 चीजें देखी उन्होंने। पहला ये कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स ना एकदम सीधे निकल गए फॉइल के आर पार। दूसरा, कुछ पार्टिकल्स थोड़े से एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए यानी मुड़ गए। और तीसरा, जो सबसे शॉकिंग था, तीसरा ये था कि हर 12,000 में से एक पार्टिकल वापस लौट आया, यानी उसने रीबाउंड किया। इसे बुक की ही एक एनालॉजी से समझते हैं। हाँ बताएं। मान लो एक आंख पर पट्टी बंधा हुआ यानी ब्लाइंड फोल्डेड बच्चा है, और वो एक कांटीली तार की बाड़ या बार्ब्ड वायर फेंस पर पत्थर मार रहा है। तो ज्यादातर पत्थर तो तारों के बीच की खाली जगह से पार हो जाएंगे ना? बिल्कुल, और उनकी कोई आवाज भी नहीं आएगी। लेकिन जब कोई पत्थर ठीक उस पतली तार से टकराएगा तभी आवाज आएगी और वो वापस उछलेगा। वाओ! मतलब क्योंकि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, इसका अर्थ ये हुआ कि एटम का ज्यादातर हिस्सा यानी मोस्टली स्पेस एम्प्टी है। एकदम सही। एटम के अंदर मोस्टली खाली जगह है, और जो पार्टिकल टकरा कर वापस आया उसने बताया कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और भारी मास एटम के ठीक बीच में एक बहुत ही छोटी सी जगह पर है। इसे उन्होंने न्यूक्लियस यानी नाभिक कहा। तो रदरफोर्ड का मॉडल कैसा हुआ? बीच में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ घूम रहे? हाँ, उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन्स गोलाकार या सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमते हैं, लेकिन यही उनके मॉडल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी बन गया। वो कैसे? देखो, फिजिक्स कहती है कि कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर या सर्कुलर ऑर्बिट में एक्सेलरेट करेगा तो वो लगातार एनर्जी लूज करेगा। अच्छा, और अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा तो वो घूमते घूमते थक जाएगा और आखिर में सीधा न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा। एग्जैक्टली। और अगर ऐसा होता तो आखिर में एटम ब्लास्ट हो जाता और दुनिया में कोई चीज स्टेबल नहीं बचती। पर एटम्स तो स्टेबल होते हैं ना, तो रदरफोर्ड का ये मॉडल फेल हो गया। ओहो, तो अब बच्चों पेज 41 पर आइए, जहां हमें रदरफोर्ड की इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। अब एंट्री होती है एक नए हीरो की। हाँ, यहाँ आते हैं नील्स बोर। उन्होंने आकर इस मॉडल को ठीक किया। बोर ने अपने पोस्टुलेट्स दिए और कहा कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही किसी भी ऑर्बिट में नहीं घूम सकते। तो कहाँ घूमते हैं वो? इलेक्ट्रॉन्स केवल कुछ स्पेशल डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में, यानी कुछ निश्चित कक्षाओं में ही घूमते हैं। इन्हें उन्होंने एनर्जी लेवल्स या शेल्स कहा, जैसे KLMN शेल्स। और सबसे बड़ी बात ये थी ना कि जब वो इन स्पेशल ऑर्बिट्स में घूमते हैं तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते, यानी ऊर्जा का विकिरण नहीं करते हैं। बिल्कुल सही। जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी फिक्स कक्षा में है वो एनर्जी लूज नहीं करेगा और एटम स्टेबल रहेगा। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। क्या बात है। और बच्चों, इसी पेज 41 पर एक और सब टॉपिक है न्यूट्रॉन्स की तरफ देखो। ये तीसरा पार्टिकल कहाँ से आया? ये आखिरी बड़ा पीस था इस पजल का। साल 1932 में जे चैडविक ने एक नया सब एटॉमिक पार्टिकल खोजा। इसकी क्या खासियत थी? इसका मास प्रोटॉन के बिल्कुल बराबर था, पर इस पर कोई चार्ज नहीं था, यानी नो चार्ज, ये न्यूट्रल था। इसीलिए इसका नाम रखा गया न्यूट्रॉन, जिसे N से लिखते हैं। तो ये न्यूट्रॉन रहता कहाँ है एटम में? हाइड्रोजन को छोड़कर ना बाकी सभी एटम्स के न्यूक्लियस में ये प्रोटॉन के साथ मिलता है। इसीलिए ध्यान रखना, किसी भी एटम का टोटल मास यानी द्रव्यमान
उसके न्यूक्लियस में बैठे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मासेस को जोड़कर बनता है। इलेक्ट्रॉन का मास तो ना के बराबर है। सही बात है। तो बच्चों, एटम का सारा वजन उसके न्यूक्लियस में होता है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बच्चों को पेज 41 के आखिरी हिस्से और पेज 42, 43 पर चलने को कहते हैं, जहां इन इलेक्ट्रॉन्स के बंटवारे की बात है। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये तो पता चल गया कि शेल्स हैं K, L, M, N। लेकिन किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ये कैसे डिसाइड होगा? इसके लिए बोर और ब्यूरी ने मिलकर एक स्कीम बनाई थी, है ना, जिसे बोर ब्यूरी स्कीम कहते हैं। हाँ, और उन्होंने एक बहुत ही सिंपल मैथ का रूल दिया। रूल है 2n² फॉर्मूला, यानी 2n²। यहाँ n उस ऑर्बिट का नंबर है। तो अगर इस फॉर्मूला को लगाएं तो पहले यानी K शेल में जहां n की वैल्यू 1 है, वहां आएंगे 2 × 1 का स्क्वायर, यानी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स। एकदम ठीक। दूसरे यानी L शेल में आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स और तीसरे M शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स। पर इसके साथ दो और बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। कौन से रूल्स? पहला ये कि सबसे बाहरी ऑर्बिट यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। और दूसरा रूल, हमेशा इनर शेल्स पहले फिल होते हैं, यानी ये स्टेप वाइज मैनर में भरते हैं। अंदर का शेल भरेगा तभी बाहर वाले में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। अच्छा, मतलब सीढ़ियां चढ़ने जैसा है। तो बच्चों, इस स्टेप वाइज प्रोसेस से हम केमिस्ट्री की एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर पहुंचते हैं। पेज 42-43 पर देखो, टॉपिक 4.4 है वैलेंसी, यानी संयोजकता। ये बहुत क्रूशियल कॉन्सेप्ट है रिएक्शंस को समझने के लिए। मैं पहले इसकी एग्जैक्ट इंग्लिश टेक्स्ट पढ़ता हूँ। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज द टेंडेंसी टू रिएक्ट एंड फॉर्म मॉलिक्यूल्स विद एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स, was thus explained as an attempt to attain a fully filled outermost shell. देखो, इसे अगर सिंपल भाषा में समझें तो इसे ऑक्टेट यानी अष्टक पूरा करना कहते हैं। हर एटम चाहता है कि उसके सबसे बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएं ताकि वो स्टेबल हो जाए। तो जिनके पास पहले से 8 इलेक्ट्रॉन हैं, उनका क्या? उनकी जिंदगी तो सेट है। उनकी केमिकल एक्टिविटी 0 होती है, यानी वो इनर्ट होते हैं। लेकिन जिनके पास 8 नहीं है, बेचारे वही परेशान हैं। वो अपना अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को या तो शेयर करते हैं, या गेन करते हैं, या फिर लूज करते हैं। ओह, और इसी लेने देने या शेयर करने की कैपेसिटी को वैलेंसी कहते हैं। इसका एक बढ़िया सा एग्जांपल दीजिए ना। चलो, मैग्नीशियम का एग्जाम्पल लेते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 12 है, यानी इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहले K शेल में गए 2, दूसरे L शेल में गए 8, टोटल 10 हो गए। अब बचे 2 इलेक्ट्रॉन्स जो तीसरे यानी आखिरी शेल में आएंगे। तो इसके आउटर शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 8 पूरा करने के लिए 6 और लाना तो बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, इसलिए ये आसान रास्ता चुनता है। ये अपने उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है, किसी और को दे देता है। इसलिए मैग्नीशियम की वैलेंसी हुई 2। लेकिन फ्लोरीन का केस थोड़ा अलग है ना, उसका क्या होगा? हाँ, फ्लोरीन के आउटर शेल में 7 यानी 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब उसके पास 8 पूरा करने के लिए 2 रास्ते हैं। या तो वो अपने 7 लूज कर दे, जो कि इम्पॉसिबल जैसा है, या फिर कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। तो जाहिर सी बात है, वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना प्रेफर करेगा, इसलिए उसकी वैलेंसी हुई 8 - 7 यानी = 1। एग्जैक्टली। ये मैथ्स वैलेंसी निकालने के लिए बहुत काम आता है। अब आते हैं इस चैप्टर के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर। हाँ बच्चों, इन आखिरी कॉन्सेप्ट्स के लिए पेज 44 और 45 पर ध्यान फोकस करना। यहाँ हम पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में। देखो, एटॉमिक नंबर को हम Z से दिखाते हैं, यानी परमाणु संख्या। और ये बहुत सिंपल है। किसी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होते हैं, बस वही नंबर उसका एटॉमिक नंबर होता है। ये सिर्फ प्रोटॉन्स पर डिपेंड करता है। और मास नंबर, जिसे A से डिनोट करते हैं, द्रव्यमान संख्या, वो मैं बता चुकी हूँ। न्यूक्लियस में बैठे दोनों न्यूक्लियॉन्स यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का टोटल सम होता है। ये तो क्लियर हो गया। पर यहाँ पेज 44 पर एक बहुत अजीब सी चीज आती है, आइसोटोप्स यानी समस्थानिक। मैं डेफिनेशन पढ़कर सुनाता हूँ। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स। ध्यान से सुनो, इसका क्या मतलब है।
एक ही एलिमेंट के कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जिनके अंदर प्रोटॉन्स तो सेम है, इसलिए एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन उनके अंदर न्यूट्रॉन्स की संख्या अलग-अलग होती है, इसलिए उनका वजन या मास नंबर बदल जाता है। इसका भी एक एग्जाम्पल हो जाए। सबसे आसान एग्जाम्पल है हाइड्रोजन का। नेचर में इसके 3 आइसोटोप्स मिलते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। तीनों में एटॉमिक नंबर 1 है क्योंकि प्रोटॉन एक ही है, पर उनका मास 1, 2 और 3 है। वेट, अच्छा, अगर न्यूट्रॉन्स अलग होने से एक ही एलिमेंट के अलग अलग मास वाले रूप मिल रहे हैं, तो मेरा एक बड़ा सवाल है। पूछिए, क्या सवाल है? अगर नेचर में क्लोरीन के पास अलग अलग मास वाले, जैसे एक 35U मास वाला और दूसरा 37U मास वाला आइसोटोप मौजूद है, और वो भी 3:1 रेशियो में, तो केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल में हम उसकी मास वैल्यू कौन सी लेंगे, 35 या 37? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है और साइंटिस्ट ने भी यही सोचा था। इसका सॉल्यूशन बुक के पेज 45 पर दिया है। हम एवरेज मास का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। एवरेज कैसे निकालते हैं इनका? क्योंकि ये 3:1 यानी 75% और 25% की रेशियो में मिलते हैं नेचर में, तो हम इनका वेटेड एवरेज कैलकुलेट करते हैं और इस कैलकुलेशन से क्लोरीन का ऑफिशियल एवरेज मास निकल कर आता है 35.5U। ओह, इसलिए टेबल में क्लोरीन 35.5 लिखा होता है। पर इन आइसोटोप्स का हम आम जिंदगी में करते क्या हैं? इनके बहुत सारे मेडिकल और इंडस्ट्रियल यूजेस हैं। जैसे यूरेनियम का एक भारी आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर में ईंधन यानी फ्यूल की तरह यूज होता है बिजली बनाने के लिए। और मेडिकल साइंस में? वहां भी कोबाल्ट का एक आइसोटोप कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है और आयोडीन के एक आइसोटोप से गॉइटर यानी घेंघे की बीमारी का ट्रीटमेंट किया जाता है। वाह, मतलब बदले हुए न्यूट्रॉन से कितना फायदा हो सकता है। और अगर मैं टॉपिक 4.6.1 पर जाऊं, वहां एक और कॉन्सेप्ट है, आइसोबार्स। इसे संभारक कहते हैं। हाँ, ये आइसोबार्स आइसोटोप्स के बिल्कुल उल्टे होते हैं। इनमें एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, यानी उनका एटॉमिक नंबर बिल्कुल अलग होगा, पर उनका मास नंबर एकदम सेम होता है। अरे, दो अलग एलिमेंट्स पर वजन सेम? हाँ, जैसे कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है और आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है। दोनों बिल्कुल अलग हैं, लेकिन जब उनके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जोड़ा जाता है ना, तो दोनों का ही मास नंबर एग्जैक्टली 40 आता है। इसे ही आइसोबार्स कहते हैं। ये केमिस्ट्री तो सच में कमाल की चीज है। कितनी डिटेल है नेचर में। तो बच्चों, आज हमने डाल्टन की अविभाज्य थ्योरी से चलकर एटम के अंदर घुसकर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को देखा, रुदरफोर्ड और बोर के मॉडल समझे और आइसोटोप्स तक का सफर तय किया। और इसी के साथ हमारा ये लंबा लेकिन जरूरी चैप्टर यहाँ पूरा होता है। लेकिन जाने से पहले मैं आप बच्चों को एक सोचने वाले सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। एकदम प्रोवोकेटिव थॉट है, ध्यान से सुनना। बच्चों, आज हमने देखा कि दुनिया की हर चीज एटम से बनी है और एटम में मोस्टली खाली जगह या एम्प्टी स्पेस है, और बस 3 चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सही बात है। अब खुद सोचिए, अगर सांस लेने वाली ऑक्सीजन गैस या बिल्डिंग बनाने वाला आयरन या चमकता हुआ सोने जैसी अलग अलग चीजें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं 3 सेम पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलग अलग नंबर से बनी है, तो फिर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में इतना ज्यादा फर्क क्यों होता है? ये तो वाकई सोचने वाली बात है। एक इनविजिबल गैस कैसे बन जाती है और एक हार्ड सॉलिड मेटल कैसे? इस डीपर कॉन्सेप्ट के बारे में खुद सोचिए और खोजिए। मिलते हैं बच्चों अगले चैप्टर पे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।